इस लोकसभा चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं। नई पीढ़ी नई सोच और नए सपनों से वाकिफ होने हमारी टीम भी नव मतदाताओं के बीच पहुंची। उनके विचार जानिए इस बुलेटिन के तुरंत बाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी फिर अगले बुलेटिन में। नमस्कार। नमस्कार। जी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लोकसभा चुनाव कुछ ही दिनों में संपन्न होंगे और जैसा कि आप सबको पता है कि चुनाव में सबसे ज़्यादा भूमिका होती है युवाओं की। आज हम बात करने के लिए आए हैं गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवा हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो युवा होते हैं वो देश का भविष्य होते हैं और यही युवा आगे निकल के निर्धारित करते हैं कि देश किस दिशा में जाएगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए ऐसे ही युवा यहाँ पे मौजूद हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं तो आप अपने क्षेत्र का सांसद कैसा चुनना चाहेंगे कि उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए? हम एक ऐसे सांसद को चुनेंगे जो क्षेत्र का विकास कर सके, साथ ही छात्रों के हितों की बात कर सके और छात्रों को जो समस्याएं उत्पन्न होती है वह संसद भवन तक रख सके। हम ऐसे सांसद को अपना प्रतिनिधित्व चयन करेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः बैकुंठपुर कोरिया डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अभी गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में छात्र हूँ। इन्होंने कहा कि सांसद ऐसा होना चाहिए जो छात्रों के भविष्य के लिए सोचे और जो उनकी बात को संसद तक पहुंचा सके। वैसे तो छात्रों के हित में बहुत सारे काम जो नेता मंत्री हैं वो करते रहते हैं। आपको ऐसा क्या लगता है कि ऐसा कुछ होना चाहिए? जैसे कि अभी नया जो चीज़ आया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आया है, NEP आया है, जो कि छात्र हित में बहुत हद तक हमें हेल्प करेगा। तो ये हो सकता है और आगे ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हो सकते हैं। अभी जो हमारी हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत ढेर सारे बदलाव किए गए हैं, वो भी लगभग 35 सालों बाद। तो आपको क्या लगता है कि अब जो वर्तमान सांसद चुन के आए, आपको ये तो पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी से तोखन साहू जी यहाँ से खड़े हैं बिलासपुर विधानसभा से, और कांग्रेस से देवेंद्र यादव जी यहाँ से चुनाव में खड़े हुए हैं। तो आप ऐसी क्या खूबियाँ चाहते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के लिए हो या आपकी एजुकेशन के लिए हो, जो सांसद चुन के आए वो करे? हम ये चाहते हैं कि जो भी आए हमारे में, वो हमारी यूनिवर्सिटी के लिए अच्छी से अच्छी चीज़ें करें। अगर हम लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो वो उस चीज़ का सॉल्यूशन लेके आए। प्रॉब्लम मतलब किस टाइप? प्रॉब्लम मतलब कि जैसे कि कोई भी हो सकता है, अगर पढ़ाई हो, चाहे दिक्कत हो किसी को, जैसे कि होता है ना फीस में नहीं हो पाता है, तो या कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सब सॉल्व होनी चाहिए। और बस वो भ्रष्टाचारी ना हो, मतलब हम लोग को देने के बदले वो खुद ना लें, ऐसा। इन्होंने कहा हमारा सांसद ऐसा होना चाहिए जो भ्रष्टाचारी ना हो। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप चूँकि छात्र जीवन में हैं, अभी आपकी पढ़ाई और बची है, आगे आपका करियर है और ये यूथ डिसाइड करते हैं कि हमारा नेता कैसा होगा। हमारे क्षेत्र के स्थानीय मुद्दे हमको जो युवा होते हैं वो ज़्यादातर बताते हैं। तो आप अपने संसद, जो आपका जो सांसद है, उसमें क्या चाहेंगे कि वो ये काम आपके क्षेत्र के लिए करे? सर्वप्रथम तो हर क्षेत्र का अपना मुद्दा होता है। तो जो इस बिलासपुर क्षेत्र का, मैं मूलतः रहने वाला उत्तर प्रदेश का हूं, तो जो बिलासपुर क्षेत्र की मूलभूत समस्याएं हैं, पहले तो यहाँ के जो सांसद हैं साहू जी, उसका समाधान करें। और एक छात्र होने के नाते यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश का रहने वालों में यहाँ पर रह रहा हूँ, तो छात्रों की सुरक्षा सबसे बहुत, छात्रों और छात्राओं दोनों की सुरक्षा बहुत अहम जिम्मेदारी है। तो इस क्षेत्र में उसको मेंटेन करके रखें, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोग रहते हैं, छात्राएं आती जाती रहती हैं, छेड़छाड़ के भी मामले उजागर होते रहते हैं, लैपटॉप चोरी हो जा रहा लोगों के रूम से। तो इन सभी मुद्दों को लेके एक साहू जी को अच्छा फैसला लेना चाहिए, जिससे यहाँ पर छात्र एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सके छात्रों के रहने के लायक। मतलब यदि तोखन साहू जी सांसद बनते हैं तो जो लैपटॉप घूमेगा उसको ढूंढेंगे? नहीं, बिल्कुल, लेकिन वो घूमे ना, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर एक एनवायरनमेंट करे, क्योंकि यहाँ पर बहुत से चोर उचक्के हैं जो पहले से, और ये यहाँ के पुलिस स्टेशन में सबके पास इन्फॉर्मेशन होती है, अगर वो चाहें तो कलेक्ट करवा सकते हैं। लेकिन इसके लिए अच्छी एनवायरनमेंट जो हमारे साथ, आप कह रहे हैं सुरक्षा तगड़ी होनी चाहिए सुरक्षा, और छात्र छात्राएं दोनों, क्योंकि मैं विद्यार्थी हूँ तो इस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ।
इन्होंने कहा कि जो बच्चे बाहर से आते हैं उनका ज़्यादा डिमांड्स नहीं होती हैं, उनको रहता कि उनका एजुकेशन अच्छा हो, उनको सिक्योरिटी मिले और जहाँ रह रहे हैं वहाँ इन्वायरमेंट अच्छा हो। और इन सब चीज़ों के लिए जो हमारे सांसद महोदय हैं, जो भी जीत करके आए, चाहे वो कांग्रेस जीत के आए, चाहे वो बीजेपी जीत करके आए, उनको ऐसा काम करना चाहिए। आपको ऐसा क्या लगता है, देश में ऐसे और कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर के अभी पार्टियाँ चल रही हैं? नहीं, हम लोगों को पहले मतलब एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमारा अभी जो बिलासपुर विधानसभा है ना, इस विधानसभा में हो सकता है ऐसे बहुत से क्षेत्र हों जहाँ पे विकास नहीं हुआ हो, तो हर बार जो पार्टियाँ आती हैं वो बड़े बड़े दावे करती हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इस तरह का काम करेंगे, हम आपके हित के लिए ऐसा काम करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि जब पार्टी यहाँ पे आए तो वो कैसा काम करे? मैम सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हम इसी साल यहाँ पर एडमिशन लिए हैं। इसके पहले यहाँ पर क्या हुआ ये तो हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन यही चाहेंगे मैम कि एजुकेशन मतलब प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। किसी भी हम लोग यहाँ पर, हम बेसिकली तो हम बिहार से आए हैं मैम, तो हम लोग यहाँ पर एजुकेशन एक वही रीज़न है जिसके कारण हम यहाँ पे आए हैं हम लोग। तो मैम जो भी कोई भी सांसद हो, चाहे बीजेपी से जीत कर आए या कांग्रेस से, हमको इट डजेंट मैटर मैम कि वो किस पार्टी से जीत कर आए। बस बेसिकली हम लोग को ये चाहिए कि यहाँ पर जो भी इस विश्वविद्यालय में हम लोग जैसे नए छात्र छात्राओं की जो भी मतलब पढ़ाई में असुविधा हो रही है उसको वो समझे कम से कम, और हम लोग की मांग जो हो रही है उसको पूरी करें। क्या मांगे हैं आपकी? मैम अभी तो वैसा हमको उतना कोई क्या पढ़ाई करने आए आप यहाँ? हम वकालत करने आए, लॉ करने आए हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, वकालत करने आप बिहार से यहाँ तक आए हैं। बिहार की पढ़ाई तो वैसे ही बहुत अच्छी मानी जाती है। चलिए ठीक। मैम आपसे जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, आपको पता है ना? मैम मुझे पता है। फर्स्टली तो मैं लोगों को अवेयर करना चाहूँगी, क्योंकि आजकल क्या होता है कि घर ने जिसने एक पर्टिकुलर मेंबर ने जिसने वोट दिया और सबने उसी को वोट दे दिया। मैंने ऐसा देखा है, एक्चुअली मेरे घर में भी कभी कभी ऐसा होता है कि पापा ने जिसको दिया। तो मैं यही बोलूँगी कि अपन सब 18 अवर्स हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप हर पार्टी का मैनिफेस्टो चेक करो कि वो क्या हमें प्रेफर करेंगे जीतने के बाद। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप किसी की सुनने के बाद नहीं, आप अपना खुद का चेक करो, खुद की रिसर्च करो, क्योंकि आप 18 क्यों है, क्यों प्लस है, 18 प्लस के बाद आप तो वोट इसलिए मिल रहा है कि आप अवेयर हो। आप तो पता है आपके लिए कौन सा सही रहेगा और कौन सही नहीं है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि किसी तो सुन के आप अपना वोट मत दीजिए। आप खुद सोचिए, आप तक इस सब से आपका करियर जुड़ा हुआ है, इस सब से आपके आने वाला भविष्य जुड़ा हुआ है कि उसी तो जिताओ जो आपके लिए सही है। किसी का सुन के या किसी ने तुम्हें बोल दिया, फैमिली मेम्बर्स ने, उन सब तक नहीं देखो। तुम 18 अवर हो, तुम कैपेबल हो, तुम अपना मतदान दो और जो तुम्हारे लिए सही है उसको चुनो। मैम ने कहा कि पार्टी का मैनिफेस्टो देखने के बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मेरा भी आप लोगों से यही कहना है कि आप चूँकि यूथ हैं और आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है, देश की जिम्मेदारी होती है, तो आप भी जो वोटिंग करें या जो कैंडिडेट चुने वो भी काफ़ी सोच समझ करके चुने। सर आपसे जानना चाहूँगी कि आप किन चीज़ों को दिमाग में रख करके कैंडिडेट का चुनाव करेंगे? जो नेता होना चाहिए उसके गुण जो हैं उनके कार्यों पर निर्भर करते हैं। पहले तो उन्हें जो लोकल में क्या स्थिति है ये देख के कार्य करना चाहिए। एक बहुत अच्छी क्वाट है, मैं वो बोलना चाहूँगा, गली पतली है इसीलिए वहाँ कार नहीं जाती, चूँकि कार नहीं जाती इसीलिए वहाँ सरकार नहीं जाती। तो जो सरकार है वो लोकल तक नहीं पहुँच पा रही है, ग्राउंड रियलिटी उनको पता नहीं है, तो वहाँ जाके ही सरकार जान पाएगी कि वहाँ क्या समस्या है। तो यही चाहूँगा कि जहाँ जा सके वहाँ तक जाएं सरकार तो पहुँचाएंगे आप ही लोग ना? हाँ, हम ही पहुँचाएंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोकसभा चुनाव चूँकि अभी 7 मई को तीसरे चरण का जो मतदान है वो संपन्न होगा, आप सब यूथ हैं, आप लोग भी वोट डालेंगे। सबसे पहले आप हैं कहाँ से सर? मैं बिहार से हूँ मैम। बिहार से हैं, तो अभी तो आपको जैसे पता होगा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जो कवायद है वो चल रही है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। सारी पार्टियां लगी हुई हैं। चूँकि छत्तीसगढ़ में हैं अपन, इसलिए अपन बात करेंगे कि आप यहाँ पे किन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो, उसको किस दृष्टिकोण से देख करके आप इस चुनाव को देखते हैं?
मुद्दा पे यदि बात किया जाए तो हज़ार मुद्दे हैं। डेवलपमेंट की बात हो सकती है, या फिर ये फाइनेंशियली जो भी हमारे ये इकोनॉमिकली जो डेवलप किया जा रहा है, सभी मुद्दों पे बात की जा सकती है। लेकिन एज अ स्टूडेंट मैं अभी छात्र के हित के बारे में बात करना चाहूँगा। तो आप पिछले कुछ टाइम में आप देखे होंगे, तो सबसे पहले तो आप ऐसी सरकार चुनने से बचे कि जो आप जितनी मेहनत कर रहे हैं वो आपकी मेहनत पे पानी फेर दे रहे हैं। पिछले टाइम पे आप देखे होंगे कि यहाँ पे एक CGPSC घोटाला हुआ होगा, ठीक है। तो उसके लिए छात्र रात दिन मेहनत कर रहा है, अपना जी जान तक लगा दे रहा है मेहनत करते करते, अपना पूरा का पूरा भविष्य दाव पे लगा दे रहा है। उसके बाद हमारे बीच में ऐसी सरकार आ जा रही है कि उन छात्रों की मेहनत पे पानी फेर दे रहा है, ठीक। तो सबसे पहले ऐसे पार्टी को चुनने से बचें जो कि एक भविष्य तक नहीं सुनिश्चित कर पा रहा है अपने छात्रों को, अपने सगे संबंधियों को अंदर करने के ये पोस्ट देने के फिराक में है। तो सबसे पहले उस फील्ड पे ये हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि जहाँ पे यदि स्टूडेंट लोग हैं, ठीक है, तो वहाँ पे स्टूडेंट के लिए क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए। जैसे कि पहले से यहाँ पे स्टूडेंट लोग, यदि हम बिलासपुर की बात करें तो स्टूडेंट लोग इतने सारे रहते थे। अभी आप देखिए कि जैसे ही सरकार यहाँ पे बदली है छत्तीसगढ़ में, तो फिर आप बिलासपुर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हब है एक तरीके से CGPSC तैयारी का, विश्वविद्यालयों का बिलासपुर एक तरीके से हब है। तो यहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी को अभी ऐसा कई इलेक्ट्रिक बस देने की बात किया जा रही है, ताकि इसमें क्या होगा कि छात्रों को भी बहुत आसानी से ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का, और ऊपर से आप देखें तो यहाँ पे पहले क्या था कि ये ज़्यादा डेवलप नहीं था जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं, लेकिन धीरे धीरे सब डेवलप हो रहा है, प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ। तो ऐसे पार्टी को आप चुनाव करें जहाँ पे आपकी सुरक्षा, आपकी जो भविष्य है वो सबकी मान मर्यादा सब कुछ रखे, बरकरार रखे और आपके बारे में चिंता करती हो। तो हम बेसिकली वैसे ही सरकार को चुनेंगे। इन्होंने कहा कि अभी जो CGPSC का घोटाला हुआ था, ये बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे जो हैं वो मायूस हो गए थे, क्योंकि उनकी सालों की जो मेहनत थी उस पर पानी फिर गया था। और बच्चे बड़ी लगन से PSC की तैयारी करते हैं ये सोच करके कि इस साल मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो बच्चे मायूस हो जाते हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि CGPSC का घोटाला हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा घोटाला था, और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने नग्न होकर के प्रदर्शन भी किया था। अब चूँकि 7 मई को हमारे यहाँ तीसरे चरण की वोटिंग है, आप सब स्टूडेंट हैं, आप लोग के कंधे पर भविष्य निर्धारित करता है, देश किधर जाएगा, समाज किधर जाएगा। तो अभी जो चुनाव हो रहे हैं, आप चाहे BJP को चुने या कांग्रेस को चुने, तो आप किन मुद्दों को लेकर के आप जो है अपने यहाँ का प्रत्याशी चुनेंगे? देखिए, सीधी सी बात, आजकल का विद्यार्थी सिर्फ निजी जीवन या अपने पढ़ाई को छोड़ के विदेश में भी मतलब देख रहा है, पूरी दुनिया में देख रहा है कि भारत की स्थिति कितनी आगे जा रही है, एक विदेश नीति कितनी मजबूत हो चुकी है, सड़कें कैसी बन रही हैं। तो वो सब देख के विद्यार्थी चुन रहा है अपने प्रत्याशी को। मेरे ख्याल से अभी जितने काम हुए हैं, जितने कार्य हुए हैं, वो एकदम मतलब बोलेंगे कि आपका क्या बोलते हैं उसको, नहीं हुए हैं, बहुत काम हुए हैं। सरकार बदली होने के बाद बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। जितने घोटाले पहले हुए थे उसके अगर आप देखेंगे कि अभी जो सरकार आई है इतना अच्छा काम कर रही है। मेरे ख्याल से ऐसे ही काम होते रहने चाहिए। और जो एजुकेशन पॉलिसी आई है वो भी बहुत अच्छी आई है। छात्रों पे जो प्रेशर है वो मेरे ख्याल से बहुत कम हुआ है इसके बाद से, और छात्रों को नई चीज़ें भी सीखने का मौका मिल रहा है। पहले क्या होता था कि सरकारें आती थी, वादा करती थी और चली जाती थी, लेकिन अगर मैं खुल के बोलूं तो जो मोदी सरकार है वो जो आई है वो बहुत अच्छे से आई है। और जो जितना आपका कार्य हो रहा है वो बोलते हैं कि कोई सोच नहीं सकता ऐसे कार्य हो रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा कि आगे भी मोदी सरकार ही रहे, और यही प्रत्याशी मैं चुनूंगा जो अपने देश को आगे लेके चले, अपने एजुकेशन को आगे लेके चले और एक सुंदर भारत का निर्माण करे। मैं तो यही चाहूँगा। मतलब आपने डायरेक्टली बोल दिया कि जो तोखन साहू जी हैं वो एक तरीके से सही है, क्योंकि यदि वो जीत के जाएंगे तो मोदी जी आएंगे। हाँ, यही है अपना। क्या है ना कि देखिए, बहुत समय पहले मैं अगर देखूँ छत्तीसगढ़ का जो स्थिति था, 2 रुपये या फिर आपका ऐसे जो भी मतलब ऐसे अपना ये रहता था कि लोग एजुकेशन या आगे की बात नहीं करते थे। लोग सिर्फ ऐसे गरीबी हटाओ या ऐसे बात होते थे, यही मुद्दों पे बात होते थे। लेकिन अब आज का छात्र देखता है कि अपने एजुकेशन पॉलिसी को लेके देखता है, बात करता है। आजकल सोशल मीडिया हो गई है बहुत। आजकल सोचिए, आप ये सोचिए कि पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं होते थे, उसको इम्पॉसिबल बताया जाता था, वो हो गया है। तो जो आपका उन्नति है वो जगह जगह पे दिख रही है, छोटी छोटी जगहों पे दिख रही है। आज की सड़कें इतनी साफ़ हैं, इतनी साफ़ सुथरी मतलब व्यवस्था बनी हुई है। ये सब किसकी वजह से हो पाया है? मेरे हिसाब से अगर मैं खुल के बोलूँ तो मोदी सरकार की वजह से ही हो पाया है। मैं चाहूँगा कि दोखन जी आएँ, जीतें और पूरे मतलब एक बोलते हैं कि एक पूरी सरकार बने,
मैं पूरे भारत को लेके सोच रहा हूँ कि एक अच्छा और एक बोलते हैं कि सुंदर भारत बने। मेरा यही मानना है। इन्होंने कहा एक सुंदर भारत बने, क्योंकि भारत में इस समय न कहीं बम ब्लास्ट हो रहे हैं, न ट्रेनों में ब्लास्ट हो रहे हैं, नई नई जहाज़ें आ रहे हैं, नई नई युद्धपोत आ रहे हैं, सैन्य शक्ति हमारी मजबूत हो रही है। तो उनका ऐसा कहना है कि ये सब चीज़ मोदी जी के आने से हुआ है। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैम मैं यहीं बिलासपुर से हूँ, लोकल। एक सवाल पूछती हूँ, उसको माइंड मत करिएगा। आप ड्रिंक करते हैं? नो मैम, नहीं करते। ये मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जब पिछली सरकार थी तो उन्होंने कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे, और शराबबंदी हर चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। तो आप क्या चाहेंगे कि जो सरकार आए वो क्या इस मैटर पे काम करें? मैम अगर मैं ये कहना चाहूँ तो शराबबंदी की बात तो सरकार नहीं करती है, क्योंकि अगर हम देखें अच्छी तरह से देखें तो शराब जो है सरकार खुद प्रमोट करती है खुद को जिताने के लिए। कई जगह पर हम जाते हैं जहाँ पर लोग कार्टून में शराब लोगों को बांटते हैं ताकि वो आके हमें वोट करें। तो ये जो चीज़ है वो गलत है। अगर हम अपने पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसा कि देश की तरक्की के ऊपर बात हो रही है, तो अगर सरकार देश की तरक्की और विद्यार्थियों की तरक्की को देखकर ये सब कदम उठाए तो अच्छा लगता है। लेकिन ये शराब बांटकर और जो नशीले पदार्थ हैं वो सब बांटकर अगर आप विद्यार्थियों या फिर किसी अन्य के द्वारा वोट लेना चाहते हैं तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये शराबबंदी होना ही चाहिए। आप किस टाइप से अपना प्रत्याशी चुनेंगे? मैम जैसे कि अगर मैं शहर की ही बात करूँ तो शहर में आज के समय में हर जगह गुंडागर्दी चल रही है, हर जगह मारकाट हो रहा है, जहाँ पर वहाँ देखिए चाकू चल रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब आम जनता के लिए बहुत हानिकारक है। अगर इन सभी चीज़ों को हटाकर एक ऐसा जगह बनाया जाए या ऐसा एक शहर बनाया जाए जहाँ पूरी तरह से क्राइम नहीं होता, मतलब क्राइम भय मुक्त शहर हो, तो वह हमें बहुत सही लगेगा। अगर मैं देखूं पिछले वर्ष मतलब पिछले जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि हम भय मुक्त शहर बनाएंगे, हम पुलिस प्रशासन को सख्त करेंगे, पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। इसके विपरीत यह होता था कि हर जगह पे मारकाट हो रहे हैं, हर जगह पे दारू पीकर नशीले पदार्थ का उपयोग करके लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें जो है आने वाले अभी जो इलेक्शन हुए उसमें देखा गया कि बहुत हद तक कमी हुई है। साथ ही साथ अभी पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत ही तरह से सख्त हो चुकी है। मतलब आपका ऐसा मानना है कि कांग्रेस के समय में पुलिस नहीं सुनती थी, लेकिन बीजेपी के आने के बाद पुलिस जो है वो थोड़ी सख्त हुई है? जी बिल्कुल। बीजेपी के आने के बाद यह हमने देखा है कि जो लोग रात में 10 बजे 11 बजे के बाद जो ट्रिपलिंग करते थे या फिर ऐसे घूमते थे, नशे का पदार्थ सेवन करके घूमते थे, उन लोगों पर अभी कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जहां देखा जा रहा है कि 10 बजे के बाद या 11 बजे के बाद हर एक चौक चौराहे पर पुलिस तैनात होती है। तो ये चीज़ जानकर हमें बहुत अच्छा लगा है। और आने वाले कुछ समयों में जैसे भाजपा की सरकार आएगी तो उस सरकार से हम यही मतलब उम्मीद रखते हैं कि जैसे पुलिस प्रशासन अभी सख्त हुई है उसी तरह से सख्त हो, और जितने भी जो मतलब क्राइम हो रहे हैं उन सभी पर वो सख्ती कसे। और जैसा कि अभी हमने सुना है कुछ समय पूर्व यूपी में जितने भी गैंगस्टर्स थे, जितने भी मतलब डाकू गुंडागर्दी करते थे, उन सभी पर पूरी तरह से पाबंद लग चुका है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके। तो हमारा भी एक ऐसा सपना है कि हमारा छत्तीसगढ़ जो है वो यूपी की ही तरह एक भय मुक्त और एक डेवलप्ड शहर बनता जाए। यूपी में तो बुलडोज़र बाबा का डंका बजता है ना, इसीलिए वहाँ की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बदल गई है। अभी अपने यहाँ भी आए थे, तो आप लोग गए थे क्या मिलने देखने के लिए? जी मैं गया था। यदि हमारे यहाँ अभी लोकसभा का चुनाव यदि क्या वो तो होगा ही 7 तारीख को, तो आपके ऐसे कौन से स्थानीय मुद्दे होंगे जिनको लेकर के आप हमसे बात करना चाहेंगे कि ये मुद्दे होने चाहिए? नहीं, हमारा शहर हाजीपुर विधानसभा के लोकसभा का क्षेत्र है। वहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है बिहार में कि एजुकेशन की वहाँ बहुत बदतर हालत है। वहाँ ये प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और जो कॉलेज की शिक्षा है उसका बहुत हाल है। और वहाँ जो सेमेस्टर और ईयर चलती है वह 2 साल 3 साल पीछे ही चलती है। और मेरे बगल में एक गंडक नदी और गंगा नदी बहती है, वह नदी बहुत ज़्यादा ही प्रदूषित हो रही है। और हमारे देश में ही देखा जाए तो प्रदूषण का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और क्लाइमेट चेंज बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। बल्कि हम देख रहे हैं कि कोई भी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में ये क्लाइमेट चेंज जैसी मुद्दा ला ही नहीं रही है, जो कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। तो हम ये चाहेंगे कि वैसे कोई भी सरकार है जो क्लाइमेट चेंज पे बहुत सख्ती से अपनी कार्रवाई करे। छत्तीसगढ़ का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा है? नहीं, मैंने बिहार का सिर्फ पार्टी का। आपके यहाँ का बिहार की राजनीति के बारे में आपको कुछ नॉलेज है? नहीं, अभी उतना नहीं, पर इस बार मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ तो इस बात से मैं अधिक
इस बार पहली बार तो वोट डालने कहाँ जाएंगे? बिहार जाऊंगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा कि ये एकदम नए मतदाता हैं, ये पहली बार वोट डालेंगे और वोट डालने के लिए बिहार जाएंगे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, युवाओं की बहुत ढेर सारी डिमांड रहती है, बहुत सपने रहते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज रहती है जब वो पंख लगा के उड़ना चाहते हैं, हर चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। और ये सारी उम्मीदें हमको रहती हैं हमारे यहाँ, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो हमारे नेता हो, क्योंकि ये जितना डेवलप करेंगे हम उतने आसानी से उड़ सकते हैं। आप ऐसा क्या सोचते हैं कि हमारे बिलासपुर में या हमारे प्रदेश में या हमारे देश में ऐसे कौन कौन से मुद्दे होने चाहिए जिनको सॉर्ट आउट हमारे यहाँ के नेता, मंत्री और सांसदों को करना चाहिए? जैसे कि जब से 2014 के बाद से नई गवर्नमेंट आई है, उससे पहले से गठबंधन की ही सरकार चली आ रही थी। तो हमारे जैसे कि अभी जो चुनाव होगा उसके परिणाम में 2 लोग ही जीतेंगे, या मेजॉरिटी की गवर्नमेंट आएगी या फिर कोalition गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार आएगी। तो गठबंधन की सरकार में लगभग 25 से 26 पार्टियां हैं। तो इन पार्टियों में होता है कि सबसे बड़ा लूप फॉल ये होता है कोalition गवर्नमेंट में कि इनमें जो वो रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है इन लोगों का कम रहता है। जैसे कोई भी ये जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं तो सारी 2600 पार्टियों के इन्हें वो परमिशन चाहिए होती है। अगर एक भी पार्टी डिनाई करती है तो उस पर वो पेंडिंग में चला जाता है। जैसे कि ठीक 2014 से पहले बहुत सारे जो मुद्दे थे और जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह थी, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग में थी। जब 2014 के बाद गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो सारे पेंडिंग चीज़ें को मोदी गवर्नमेंट ने फिर से मतलब कंप्लीट किया। तो एक ये लूप फॉल है सबसे बड़ा हाँ, जो ये गठबंधन की सरकार है उसकी। और फिर एक ये कि दूसरी चीज़ कि नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं। जैसे कि जब भी गवर्नमेंट ये गठबंधन की सरकार रहती है तो इनमें पावर एक जगह पे एकत्रित नहीं रहती, स्टेबल नहीं रहता है, अलग अलग चीज़ों पे बटा रहता है। और ठीक अगर पूर्ण बहुमत की सरकार की बात करें तो इसमें पावर स्टेबल रहता है, तो यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच होने की चांसेस कम रहते हैं। जैसे कि ठीक 2014 से पहले का देखें तो जो भी ताज होटल 9/11 कांड हुआ और उससे पहले कांड हुआ, उस पर जो भी गवर्नमेंट जिसकी भी सरकार थी उन्होंने उतने अच्छे से उस पर एक्ट नहीं किया। और अगर ठीक हम लोग 2014 के बाद देखते हैं तो जो गवर्नमेंट है अभी फ़िलहाल और शायद इस टर्म में बनेगी, तो उन्होंने उस पर तुरंत ही एक्ट किया। जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, काउंटर अटैक ऑन चाइना हुआ और फिर लॉज इम्प्लीमेंट हुआ डायरेक्टली बिना किसी नोकझोंक के, जैसे आर्टिकल 370 हुआ, CA लागू हुआ आदि। और फिर जैसे कि आपने पूछा क्या क्या और चीज़ें होनी चाहिए, तो सबसे बड़ा ये होना चाहिए कि लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं, पार्टी को देख के वोट करें। जैसे कि आज का ही न्यूज़ है, कांग्रेस के एक लीडर है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो पूरी यात्रा में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल थे। आज के दिन ही उन्होंने अपनी पार्टी को त्याग कर भाजपा ज्वाइन किया है। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि खुद के उनके कार्यकर्ता ही उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो फिर वैसी पार्टी देश का नेतृत्व कैसे कर सकती है। आप कहाँ से हैं? झारखंड, गढ़वा से। तो यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट हैं ना, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आइएगा ना यहाँ पे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी नरेंद्र मोदी ने जो 1860 से जो क्या कहते हैं भारतीय दंड संहिता, ये जो कानून थे उन सब में बदलाव किए हैं। जो हम अंग्रेज़ों के समय के कानूनों को पढ़ते चले आ रहे थे उन पे बदलाव किया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ी डिबेट भी शुरू हुई थी कि जो लोग पहले से जेल में हैं उनको हम कैसे करेंगे। तो जो ये इतने बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं, तो आप इनको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? जी, ये देश के लिए बहुत ही अच्छा है। और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने लगभग 1500 कानून को बदले हैं। और अभी जो BNS है अपना, ये लगभग 1 जुलाई को भारत में पूर्णतः लागू हो जाएगा। और जो अंग्रेज़ों ने बनाया था हमारा 1860 का IPC, वो उन्होंने अपने विचार, अपने माइंड से प्रभावित होकर कि हिंदुस्तानियों को कैसे रखना है उसके अकॉर्डिंग बनाया था। और जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है उन्होंने बनाया है कि इस देश में क्राइम कम हो, उसका सल्यूशन ढूंढने के लिए बनाया है। और मैं एक स्लोगन के साथ बताना चाहूँगा कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत से सरकार बनती है। तो मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि अभी भी हमारे देश में बिहार अभी पहले चरण का चुनाव हुआ, सबसे कम वोटिंग हुई। तो ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो और राष्ट्रवाद, मूलभूत समस्याएं तो रहेंगी, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370, UCC, CA लागू हुआ, इन सभी मुद्दों को ध्यान में रख के लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। ये सारे मुद्दे मतलब जो अभी नरेंद्र मोदी ने जो लगातार जो काम किए हैं, चाहे वो UCC हो, चाहे वो सब हो, तो इन सब चीज़ों से आप लोग खुश हैं? जी खुश है। राम मंदिर बना, इससे भी? जी।
जी मैं एक विधि का विद्यार्थी हूँ, तो मैं कहना चाहूँगा अभी एक छोटा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं। तो अगर हम एक परिवार में 4 लोग हैं तो लगभग 20 करोड़ लोग इससे प्रभावित हैं इन केसों से। तो मैं किसी भी पार्टी में लगभग मैनिफेस्टो में नहीं है 5 करोड़ केसों का नाम जिक्र ही नहीं। तो मैं चाहूँगा कि मौजूदा सरकारों से कि इस चीज़ को ध्यान में दें, क्योंकि केसों का बढ़ना परिवार में लगभग दुविधा हो जाता है। इसलिए इसका एक अस्थायी समाधान निकाला जाता है कि भारत में केस पेंडिंग ना हो। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम भारत को और आगे लेके जाना चाहते हैं। जैसा आप बोलें कि सिक्योरिटी में ले हो गया, नेशनल वो हो गया, या फिर आपका नोटबंदी हो गया, या और सारे मुद्दे हो गए, या अपनी नई जो कानून व्यवस्था है वो हो गया। काम धीरे धीरे ही होता है और सरकार को समय चाहिए। तो मेरे को लगता है कि उनको और समय देना चाहिए और हम सबको, हमारे जितने युवा हैं सबको वोट देने जाना ही चाहिए। क्योंकि आजकल जो है, आज की युवा जो हैं वो इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो मैं सबको एक मैसेज देना चाहूँगा कि आप वोट करिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि आपका एक वोट कईयों का मतलब भविष्य तय करता है। तो आप अगर वोट करते हैं तो आप कईयों का भविष्य जो है, एक बोलते हैं कि उजाले की ओर लेके जा रहे हैं। तो आप ज़रूर वोट करिए और एक अच्छा भविष्य एक युवा को और अपने आने वाली पीढ़ी को दीजिए। धन्यवाद। युवाओं ने एक मैसेज दिया कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। मेरी भी आप लोगों से यही विनती है कि 7 मई को जब तीसरे चरण का मतदान होगा तो आप सब भी अपने सारे काम छोड़ करके वोट डालने के लिए ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आपका एक वोट सरकार बना भी सकता है और सरकार गिरा भी सकता है। युवाओं के कई मुद्दे हमने सुने जिनको वो चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट यहाँ से जीत करके आए वो उन मुद्दों को प्राथमिकता पे ले करके उसको हल करें। हम भी यही चाहेंगे कि युवाओं के जितने भी सपने हैं वो पूरे हों, उनकी जितनी भी परेशानियां हो वो हल हो, चाहे वो सुरक्षा की समस्या हो, चाहे वो रोज़गार की समस्या हो, चाहे अन्य समस्याएं हों। अगली बार फिर किसी और मुद्दे पर किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरे कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।